आज के आमंत्रित कथाकार उपन्यासकार हैं भगवान दास मोरवाल, जिनके बहुचर्चित उपन्यास काला पहाड़ पर आज चर्चा होगी। भगवान दास मोरवाल का जन्म 23 जनवरी 1960 को हरियाणा के एक बेहद पिछड़े और उपेक्षित मेवात क्षेत्र के छोटे से कस्बे नगीना के एक श्रमिक परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगीना और यासीन मेव डिग्री कॉलेज नूह में हुई। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। भगवान दास मोरवाल की कृतियां हैं काला पहाड़ केवल एक उपन्यास का शीर्षक मात्र नहीं है, वरन मेवात की भौगोलिक सांस्कृतिक अस्मिता और समूचे देश में व्याप्त बहुआयामी विसंगतिपूर्ण प्रक्रिया का प्रतीक है। इसके पात्र सलेमी, मनीराम, रोबड़ा, हरसाय, सुलेमान, छोटेलाल, बाबू खां, सुभान खां, रुमाली, अंगूरी, रामदेई, तरकीला, मेमन, चौधरी करीम हुसैन और चौधरी मुर्शीद अहमद आदि ठेठ देहाती हिंदुस्तान की कहानी कहते हैं। मेवात के अकिंचन पात्र अपने में वे सभी अनुभव, त्रासदी, खुशियां समेटे हुए हैं जो किसी दूर दराज अनजाने हिंदुस्तानी की भी जीवन पूंजी हो सकते हैं। इस कृति काला पहाड़ पर बातचीत करने के लिए हमने भगवान दास मोरवाल और कथाकार अरुण प्रकाश को आमंत्रित किया है। मेवात पूरे देश का रूपक कहा जा सकता है मेवात को, क्योंकि वहाँ मेव रहते हैं। मेव जो कि बाद में बलबन के ज़माने में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके पहले वो मेवाड़ से आए हुए राजपूत थे और आज वो धार्मिक तौर पर भले ही मुसलमान हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वो अभी भी राजपूतों की जो परंपराएं हैं, जो लोकाचार है, उनका निर्वाह करते हैं। तो इसके लिए आपने जो आधार सामग्री जुटाई होगी उसमें तो बहुत परेशानी हुई होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आधार सामग्री मेवों के बारे में जो है वो तो सब उर्दू में है। नहीं, दरअसल है क्या कि मुझे इसलिए आधार सामग्री जुटाने में इसलिए थोड़ी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि एक तो मेरी जन्मभूमि मेवात है, दूसरा क्या है कि बचपन से मेवों के जो रीति रिवाज हैं उनको हम बचपन से देखते आ रहे थे और हमें कहीं कहीं ये लगा जब हम दिल्ली आए रोजी रोटी की तलाश में, तो जब हमने दिल्ली में आकर देखा और जो मित्रों से और जब हम थोड़ी साहित्यिक मित्रों के बीच में बैठा तो उसमें ये लगा कि जो हमारे मेवात में जो इस तरह का जो सांस्कृतिक एक तरह से जो गठजोड़ है हिंदू और मेवों के बीच में, वो तो इतना रिच है कि हमने कहा कि अगर इसको अगर कहानियों में या उपन्यास में लाया जाए तो ये तो एक तरह से मॉडल हो सकता है। क्योंकि पूरे देश में आपने जैसे कहा ना कि अकेले मेवात की दरअसल सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि वो ठीक है कि मेव जो है इस हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म कबूल करने वाले सबसे आखिर हिंदू थे, लेकिन जितनी तेजी से और मुसलमान बने हिंदुओं के रीति रिवाज छोड़े, मेवों ने नहीं छोड़े। आज भी जाकर देखिए कि मेवों के ब्याह शादियों में महाभारत पर आधारित पंडून को कड़ा नाम से आज भी शादी ब्याह में सादल्ला का जो काव्य जो सादल्ला ने लिखा है। हाँ। और सादल्ला चूंकि हमारे मेवात के एक आदि कवि रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने खुद ने देखा था कि हिंदुओं की तरह मेवों में भी शादी ब्याहों पर चाक पूजे जाते थे। जहाँ तक मुझे याद आता है कि
इस उपन्यास में एक ऐसा चरित्र है पुरोहित का जो अपने मुसलमान यजमानों के यहाँ आज भी जाता है और वो उन्हीं के यहाँ टिकता है। उसे भोजन बनाने के लिए अलग बर्तन दे दिया जाएगा, दक्षिणा दी जाती है, और उनके ब्याह शादी के मामलों में आज भी वो दखल रखता है। देखिए, ऐसा है कि इनको दरअसल कहते हैं जग्गा या जागा। इस पर मैंने एक लेख भी लिखा था। ये भारद्वाज ऋषि जो वंश थे उसके उस कुल के हैं। ये ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण हैं जी। और ये जो राजस्थान है, अलवर का आसपास जो राजगढ़ वगैरह राजगढ़ है, उस तहसील में बहुत रहते हैं। इन लोगों ने क्या है कि बलबन से लेकर और मेवों तक की इनके पास पूरी वंशावली का रिकॉर्ड होता है। अच्छा। हाँ, और कुछ छोटी जातियों जो हिंदू जातियां हैं, जैसे कुम्हार हैं, माली हैं, यहाँ तक कि जाट हैं। मुझे खूब याद है कि हमारे मोहल्ले में जो हमारे, क्योंकि घर के सामने हम तो इस तरह के, हमारा तो इस तरह का परिवेश है कि सामने ही मेवों का घर है और उसके हमारे, तो वहाँ कुछ इस तरह की बात हुई थी कि वहाँ ये हुआ कि जो जिस ज़मीन में हमारा पुश्तैनी घर है उस पर ये विवाद खड़ा हुआ कि हमारे सामने वाले उस पड़ोसी ने कहा कि भैया ये जगह तो हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों को रहने के लिए दी थी, तो अब आप इसको खाली करिए। तो उन्हीं दिनों जो जग्गा था, जग्गा यानी पुरोहित, वो साल में एक आध बार आते हैं। अच्छा। और जो भी उस घर में ब्याह शादी खरीद फरोख्त जो भी चीज़ सबको वो अपने पोथी में दर्ज करते हैं, सबका रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक कि आपने सवेरे उनको क्या खिलाया, शाम को क्या खिलाया, वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो जब वो आए, उनका नाम नाथू जागा था, जो कि काला पहाड़ में एक पूरा किरदार है। हाँ जी। तो उनसे हमारे पिताजी ने पूछा था कि भाई जग्गा, ऐसी ऐसी एक समस्या खड़ी हुई है, जरा देखना अगर तेरी पोथी कुछ बोले तो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे का वक्त था, कहने लगे जजमान अभी लीजिए। उन्होंने अपने कागज पलटने शुरू किए और पता चला कि जो हमारे परदादा थे, अच्छा, उन्होंने वो जमीन 1 बैल और 10 सेर गेहूं में खरीदी थी। उन्होंने तुरंत उस हमारे पड़ोसी मेयो को बुलाया। अच्छा। और उसको बुलाया कि भाई सुल्ली, आके अपनी तसल्ली कर। और वो रिकॉर्ड मान्य है? बिल्कुल मान्य रिकॉर्ड है। तो ये जो वंशावली रखने की परंपरा है, मैं कहता हूं कि इन ऐसे विषयों पर तो अच्छा, उसकी जो सबसे एक विचित्र बात यह है कि जिस लिपि में वो लिखते हैं उसको कहते हैं बेताल नागरी। उसको वही पढ़ सकते हैं। अच्छा। उसकी कोई ग्रामर नहीं होती। अच्छा। उसमें कोई वर्तनी नहीं होती, तो उसको वही पढ़ते हैं। और आपके पूर्वजों के, यानी हो सकता है कि 500 साल तक का आपका इतिहास उनके पास हो। ये काला पहाड़ में आपने भाषा तो बहुत खूब आपने भाषा का इस्तेमाल किया है और इतने जीवंत मुहावरे इसके भीतर हैं। मेरे ख्याल से अगर इस पुस्तक को सिर्फ इस दृष्टि से पढ़ा जाए कि इसमें कितने नए शब्द आएंगे तो वो मतलब सैकड़ों शब्द होंगे जो बिल्कुल नए हैं हिंदी के लिए। इतना ही नहीं, उसमें ऐसे ऐसे मुहावरे हैं और उस प्रवाहपूर्ण ढंग से उन मुहावरों का इस्तेमाल हुआ कि वो कहीं से गढ़ा हुआ नहीं लगता मुझे। देखिए, ऐसा है कि इसमें हमारे जिस चौधरी मोहल्ले का इसमें वर्णन है, वहाँ एक थड़ी है। थड़ी कहते हैं कि जहाँ की पहले हमारे मेवों में, हिंदुओं में बारात आकर रुकती थी। अच्छा, चौपाल जैसी जगह। चौपाल जैसी। अच्छा। तो मैं जब इस पर काम कर रहा था तो मैं घूमते घूमते अपने एक गांव के एक बुजुर्ग के वहाँ बैठा हुआ था एक बंगले पर, तो वहाँ कुछ ऐसी बात चली थी। तो उस थड़ी के बारे में उन्होंने एक जानकारी, बड़ी मुझे बहुत विचित्र जानकारी दी और जो मेरे लिए उपलब्धि है आज भी। उन्होंने उस पूरे थड़ी का वर्णन एक दोहे में उन्होंने सुनाया। उसमें क्या है कि वो दोहा मैं सुनाता हूं आपको पूरा उसका भूगोल समझ में आ जाएगा। 64 तो नारी बनी, 16 इनका लोग, आमई सामई पीमणी है ई 34 को जोग। अब मैं इसको थोड़ा खोलकर सुनाता हूं। 64 तो नारी बनी, उस थड़ी में खूंटियां हैं। अच्छा। वो 64 हैं। 16 इनका लोग,
16 उसमें खंबे हैं जिन पर वो पूरी टिकी हुई है। ठीक। आमई सामई पीवणी, आम उस थड़ी के प्रवेश करते ही आमने सामने दो, जिसको हमारे यहाँ पलहंडी कहते हैं देसी भाषा में, जिसमें कि शादी ब्याह के लिए मटके और गोल रखी जाती थी पानी भरकर। आमई सामने पीवणी है ई 34 को, जो वो सन 1934 में बनी थी थड़ी। अच्छा। इसी तरह जैसे आपने कहा कि जैसे एक दोहा और मेवात के बारे में, कि पूरा भूगोल मेवात के बारे में किस तरह से है, एक ही दोहे में, इत दिल्ली उत आगरा, इत दिल्ली उत आगरा, उत मथुरा बेराठ, मेरो कालो पहाड़ सुहावणो, जाके बीच बसे मेवात। मोरबाल जी, लेकिन मेवात मेव जो रहते हैं उसमें तो कुछ हिस्सा ब्रज क्षेत्र को सटता है, कुछ राजस्थान में सटता है और कुछ हरियाणा में है। तो ये तो तीनों क्षेत्रों का संगम है। उसमें इस उपन्यास की जो भाषा है उसमें मुझे लगता है जैसे कुछ शब्द राजस्थानी के आ रहे हैं, कुछ ब्रजभाषा के आ रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिकोण है संस्कृतियों का, ये 3 संस्कृतियां भी हैं, उसको उस ढंग से भी आप देख लीजिए। और जितनी गहराई से आप इसको जानते हैं तो आपने इसकी जो संरचना रखी है उससे लगता है जैसे आपने जस का तस लिख दिया हो। आप जो कथा को विकसित करने के लिए जो लेखक नुस्खे निकालता है, कई प्रकार के युक्तियां सोचता है, वो शायद इसमें बहुत कम है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरह की इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है और जैसा मैं मेवात के बारे में लिखना चाह रहा था, देखिए ईमानदारी की बात तो ये है कि इस उपन्यास के बहाने मेरी पहली कोशिश ये थी कि हिंदी के पाठकों तक मेवात को परिचित कराना। उसमें मैंने जो कथा साहित्य के जो टोटके कहिए, चोचले कहिए, मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रही बात जस का तस रखने की, मुझे ये लगता है कि जैसे जो पृष्ठभूमि, जो इतिहास, जो सांस्कृतिक जिसको कहना चाहिए एक प्रगाढ़ता मेवात की है, उसको जस के तस रखे बिना मुझे लगता है कि मेवात को समझना बहुत मुश्किल है। और चूंकि जितनी भी इसकी समीक्षाएं जिस तरह की आई हैं, मुझे लगता है कि वो मेरी कोशिश काफ़ी हद तक वो उसमें मैं अपनी कोशिश में सफल रहा हूँ। मुझे कई बार पढ़ते हुए इसको लगा कि मेवात की जो पीड़ा है, विशेषकर विकास के इस दौर में पिछड़ जाने की पीड़ा, इतना ही नहीं जो सामाजिक संरचना में भेद विभेद पैदा हुए हैं उसकी पीड़ा, उस सब से आप कहीं बहुत गहरे आहत हुए हैं और उस पीड़ा को लगता है जैसे आप वाणी देना चाहते थे, उसी को अभिव्यक्त करना चाहते थे। नहीं, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, और हमारे जो मेवात के जो थोड़े से बुद्धिजीवी किस्म के मित्र लोग हैं, हमें ये बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी मुझे ये लगता है कि मेवात अकेला ऐसा क्षेत्र है कि जो देश की राजधानी के, में कहिए या मुसलमान कहिए, में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र होते हुए और देश की राजधानी के नज़दीक होते हुए, आज भी अगर उसमें जाकर देखिए मेवात में, ना आपको नहर मिलेगी, ना रेलवे लाइन मिलेगी, और जितनी उसकी सांस्कृतिक प्रगाढ़ता, जितनी उसकी गहरी है, जितनी गहन है, मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। मजे की बात तो यह है कि जो आप पीड़ा की बात बता रहे हैं, आज भी मेवात में जो शिक्षा का प्रतिशत है, विशेषकर महिलाओं में, वो 3% है। आप ताजुब करेंगे अरुण प्रकाश जी कि ऐसी क्या वजह है कि आप अगर मेवात में जाएंगे तो आपको ताजुब होगा कि हम उसी हरियाणा में हैं कि जिसका कि हम मिसाल देते हैं औद्योगिक विकास और उन्नति के लिए। अगर उसी मेवात में अगर स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत 3% हो, जहाँ की स्कूलों की हालत बेहद ख़राब हो, रोज़गार धंधे कुछ नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पीड़ा, अगर मैं समझता हूँ कि अगर उस पीड़ा को मैंने काले पहाड़ के माध्यम से अगर अभिव्यक्त किया और इसको मेरे पाठकों ने और आप लोगों ने अगर उसको महसूस किया है, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को अपने इसमें एक बहुत वो अपनी बड़ी बात बिल्कुल सही है। देखिए, पीड़ा तो
का एहसास तो पाठकों को होता है, लेकिन वह पीड़ा स्थानिक नहीं है, वह इतनी उदात्त हो जाती है जैसे मेवात की पीड़ा और उत्तर प्रदेश के किसी पिछड़े इलाके की पीड़ा हो सकती है, या उड़ीसा के किसी पिछड़े इलाके की पीड़ा हो सकती है। इसका शीर्षक खैर आपने जो रखा काला पहाड़, क्यों काला पहाड़ ही क्यों रखा आपने? देखिए, ये शीर्षक जो है इस पर अक्सर पाठकों की ने भी ये पूछा है कि भाई इसका शीर्षक काला पहाड़ क्यों है। दरअसल क्या है, मैं बताऊं अरुण भाई, कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो आपके दिल्ली से होती हुई हरियाणा में और सोहना से और फिर ये राजस्थान होती हुई माउंट आबू तक निकल जाती है। अच्छा जी, ये इसको पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि मैं भूगोल का भी विद्यार्थी रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी मेरी दिलचस्पी है, कि जिस तरह इस धरती पर हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसी तरह अरावली पर्वत श्रृंखला इस धरती पर सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए मृत पहाड़ वहाँ ज्यादा है। मृत पहाड़ ज्यादा है। और हमारे वहाँ इस अरावली पर्वत श्रृंखला को काला पहाड़ कहा जाता है। अच्छा, दरअसल क्या है कि जो शीर्षक की बात आप कह रहे हैं कि काला पहाड़ जो मैंने शीर्षक रखा है, ये एक प्रतीकात्मक शीर्षक है कि एक पुराने होते हुए, जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, जो कि अपने सामने इतनी सारी घटनाओं और परिघटनाओं को देखते हैं, मुझे लगता है कि काला पहाड़ इन सब चीज़ों का एक तरह से मूक गवाह है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया शीर्षक। मैं यह प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा था कि काला पहाड़ एक ऐतिहासिक चरित्र भी हुआ है जी, जो अविभाजित हिंदुस्तान में जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ बहुत मशहूर चरित्र हुआ काला पहाड़। पाठकों को इसका भ्रम न हो कि ये उस काला पहाड़ से संबंधित है, इसीलिए मैंने यह प्रश्न आपके सामने रखा। एक चीज और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे मोरवाल जी, कि मेवों में जो नई सामाजिक वास्तविकता आई है, जो नई राजनीतिक घटनाओं ने जैसे उनके समाज को झकझोरा है, तो वो एक तरह से मेव तो राष्ट्रीय रूपक जैसे हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता इस देश की रीढ़ रही है, जहाँ कई तरह के समाज, कई तरह के धर्म आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इस उपन्यास से अब लगता है जैसे कि मेवों के समाज में कहीं कुछ भीतर भीतर दरका है, कुछ टूटा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात बहुत सही है, और उस दरकने की जो एक ख़ास वजह जो मैं मानता हूँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि काश हम लोग अशिक्षित ही रहते, काश हम लोग इतना विकास ना करते। सलेमी की जो पीड़ा है जी, आखिर में सलेमी जो उपन्यास का नायक है, वह विक्षिप्त जैसा प्रलाप करता है, और ये प्रलाप मुझे कई बार मंटो में के जो टोबा टेक सिंह का प्रलाप है, मुझे लगता है कि दोनों में एक समानांतर जैसा कुछ चल रहा होता है। नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ जो है, दोनों एक ही त्रासदी के शिकार हैं। देखिए बहुत आपने सही कही ये बात। मैं आपको इसमें एक जो मेरा क्योंकि ये चरित्र जो है सलेमी वास्तविक तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारे चरित्र मिलके बने हैं। निश्चय। देखिए, एक ख़ास तौर से इस भारतीय देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी एक त्रासदीपूर्ण बात है कि आज़ादी के 50 साल बाद भी जब भी इस देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, सबसे ज़्यादा डर भारतीय अल्पसंख्यकों को ही होता है। और मेवात, चूँकि मेवात के बारे में ये मशहूर है कि विभाजन के बाद वहाँ इस तरह का कोई तनाव आज तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बाहुल्य क्षेत्र है, बल्कि वहाँ उल्टा जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यकों की गिनती में आते हैं। अच्छा जी, ये जनसंख्या का संतुलन, ये संतुलन ऐसा है। लेकिन जो विवादास्पद जो ढांचा था उसके ध्वस्त होने के बाद वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई,
और सलेमी जब अपनी आंखों से, जो कि जिसको कि नाज है कि जो कि विभाजन में हमारे यहाँ मेवात में अभी भी, अरुण प्रकाश जी, ये है कि ज़्यादातर परिवार ऐसे मिलेंगे कि जिनकी आधे रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में हैं और आधे हिंदुस्तान में हैं। तो जो सलेमी ये कहता, जो सलेमी विभाजन के समय नहीं गया, आज़ादी के 50 साल बाद अगर उसके समुदाय के लोगों को अगर शक की निगाह से देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि वो जो आप टोबा टेक सिंह की जो पीड़ा है और सलेमी की पीड़ा है, मुझे लगता है उसमें समानता होनी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि गांधी जी सड़क पर लेट गए थे कि मेवों को हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। जी, वो बिल्कुल, इसीलिए तो जो रिश्तेदारियां आधी वहाँ चली गई और आधी यहाँ चली गई, वो यही हुआ था कि जब विभाजन के समय जब मेवात के मुसलमान जब जाने लगे तो गांधी जी को ये पता चला। तो गांधी जी तुरंत वहाँ से दिल्ली से चले और जो मेवात का प्रवेश द्वार कहलाता है घासेड़ा, वो ऐतिहासिक स्थल है, वो गांव है बिल्कुल। वो दिल्ली अलवर, जो अलवर के लिए, राजस्थान के लिए जाता है। तो वहाँ आकर गांधी जी ने मेवों को पाकिस्तान जाने से रोका और ये कहा कि मेव तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और चंपारण के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर मेव जैसे बहादुर और निडर कौम, मेव जैसे बहादुर और निडर कौम इस पूरे देश में हो जाए तो मैं इस हिंदुस्तान को 24 घंटों में आज़ाद करा सकता हूँ। देखिए, उनकी बहादुरी और निडरता का तो कोई सानी नहीं है। बाबर से उन्होंने लड़ाई की, हसन खां मेवाती ने जो जंग छेड़ी उनके खिलाफ, वो मेव सब दिन मुगल साम्राज्य से लड़ते रहे। और मेवों के जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, वो सिर्फ लड़ने की नहीं है। उनके गीत, नाद, नौटंकी, हाँ, बोलियां, मुहावरे, ये तमाम चीज़ें आपने जिस तरीके से इस पूरे उपन्यास में उपस्थित किया है, और बार बार मैंने ये पाया है कि हसन खां मेवाती बार बार उभरते, जो मेवों के नायक के रूप में आते हैं। देखिए, ऐसा है कि हसन खां मेवाती के बारे में हमारे इतिहास में बहुत कम मिलता है। हाँ, बहुत कम मिलता है जी हाँ। और हसन खां मेवाती के बारे में ये मशहूर है कि जब बाबर जब इस देश में आए तो उन्होंने हसन खां मेवाती से कहा था कि चूंकि मैं भी मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान हैं, इसलिए क्यों ना हम दोनों मिलकर राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। लेकिन हसन खां मेवाती ने यह कहते हुए बाबर को मना कर दिया था कि मैं एक विदेशी आतताई का साथ नहीं दूंगा, मैं अपने गोती भाई का साथ दूंगा, क्योंकि राणा सांगा भी राजपूत थे और मैं भी मेवात से आए थे। हसन खां मेवाती भी, क्योंकि वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने वाले, वो भी राजपूत थे। और अंततः हसन खां मेवाती उसी युद्ध में, सिर्फ अपनी उनकी 11,000 सेना थी, उसके साथ उसी लड़ाई में वो मारे गए थे। ये आज भी ऐसा है क्या कि एक काल्पनिक स्थिति बता रहा हूँ कि हिंदू में भी मेवात में रहते हैं? हाँ, और मुस्लिम में भी रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अब अच्छा, नहीं है। देखिए, अब नहीं है ना, लेकिन उसमें ऐसा है कि अभी भी जो बड़े बूढ़े हैं, आपको उनके नाम हिंदुओं जैसे मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे हमें खूब याद है, हमने बचपन में हमारे मोहल्ले में एक मेव बुजुर्ग थे, उनका नाम कन्हैया था। अच्छा, लेकिन अभी भी दान सिंह, मोहर सिंह, कहर सिंह, अच्छा, इस नाम के आपको हर गांव में 2-4 बुजुर्ग मेव आपको मिल जाएंगे। अच्छा। पहले तो सुना कि शादी ब्याह भी हो जाया करता था। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है कि ये पिछले लगभग, मुझे नहीं लगता कि 150 सालों से या 200 सालों से रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक रहा होगा कभी, जो कभी रहा, शुरुआत का दौर रहा होगा। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो पूरी तरह से, बल्कि बड़ी तेजी के साथ, जो उनके जो रीति रिवाज थे, जो हिंदुओं से जो मेल खाते थे, जैसे कि हमारे मेवात में आज भी मेवों में हिंदुओं की तरह 5 गोत्र बचाए जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, वर्जित होता है। लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा भी अब खत्म हो रही है। मोरवाल जी, इस समाज में जबकि बहुत तरह की झंझावातों से हमारा पूरा देश गुजर रहा है, कई पुराने मूल्य, कई पुरानी धारणाएं बदल रही हैं, मेवात और ख़ासतौर से आपका यह उपन्यास यह भरोसा दिलाता है कि इस देश में अभी भी बहुत कुछ ऐसा बचा हुआ है
जिस पर यह देश गर्व कर सकता है, जिस पर हमारा साहित्य गर्व कर सकता है। आपसे बातचीत कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।